हेलो, नमस्कार। आज हम परमिट टू वर्क सिस्टम एज पर आईएस कोड 17893 या ओएसआईडी 105 के बेसिस पे डिस्कस करते हैं। बेसिकली हम डिफाइन कर सकते हैं कि परमिट टू वर्क सिस्टम एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई नॉन रूटीन या कोई हजार्डस वर्क करते समय हम देते हैं। बेसिकली अगर रूटीन का वर्क है तो उसको करने के लिए हमें परमिट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर कोई वर्क नॉन रूटीन वर्क है तो उसके लिए हमें परमिट की जरूरत होती है। उस केस में हम परमिट देते हैं। परमिट बेसिकली क्या है? परमिट में एक तो परमिट इश्यूअर है जो परमिट को इशू करता है, एंड सेकेंड वन परमिट एक्सेप्टर है जो परमिट को एक्सेप्ट करता है और काम करता है, एंड थर्ड वन इज द परमिट इंस्पेक्टर जो इंस्पेक्ट करता है, जो सेफ्टी ऑफिसर का काम है, सेफ्टी डिपार्टमेंट का काम है। परमिट इशूअर जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसका काम क्या है? वो पहले वर्क को इंस्पेक्ट करेगा, फिगर आउट करेगा कोई हजार्ड, कोई खतरा तो नहीं है। फिर अगर है खतरा तो उससे रिलेटेड क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने लेने हैं, परमिट के थ्रू या वर्बल या रिटन डिफाइन करेगा। फिर सेफ कैसे काम करके उस काम को खत्म करना है। क्रिएटिंग वर्क परमिट कंडीशंस, जो कंडीशंस मेंशन्ड होती हैं परमिट पे, बुकलेट पे, उन पे ओके करेगा। रिव्यू करेगा, परमिट एक्सेप्टर के साथ रिव्यू करेगा। देन परमिट इशूअर परमिट इशू करेगा। और जो परमिट एक्सेप्टर है उसका काम है पहले काम को समझना, अंडरस्टैंड करना क्या काम है, फिर उससे रिलेटेड क्या पोटेंशियल हजार्ड है उस काम को करते समय, और उसके लिए क्या सेफ्टी प्रिकॉशन किया करके हजार्ड को मिनिमाइज किया गया है। एक्सेप्टिंग द सेफ वर्क परमिट करना, और फिर ऑब्जर्व करना कि परमिट की क्या कंडीशंस हैं, उस पे वो फुलफिल हो पा रहा है या नहीं। Now, role comes under the permit inspection. It comes either from head of department or higher management or safety department. So उनका काम क्या है? जो परमिट इशूअर ने परमिट इश्यू किया है, एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट किया है, उसको उस एरिया को इंस्पेक्ट करना, फिगर आउट करना कोई उस एरिया में कोई हजार्ड नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, और उस काम को करते समय जो पोटेंशियल हैजार्ड्स हैं उनको फिगर आउट करना कि फ्लेमेबल कुछ तो नहीं है नियर बाई, ऑक्सीजन डिफिशियंसी तो नहीं है, टॉक्सिक मटेरियल्स तो नहीं रखा है, कन्फाइंड स्पेस की केस की स्टडी करना, हर कुछ स्पेसी करना, और इंस्पेक्ट करके अगर कुछ और सुजेशंस देना है देन सुजेशंस स्पेसिफाई कर देना होता है। अगर परमिट इंस्पेक्टर को लगता है कि परमिट जैसा काम चल रहा है, जिस कंडीशंस पे काम चल रहा है उसमें कुछ ऐड करना है, या उसको लगता है कि ऐड करने के बाद भी हजार्ड को मिनिमाइज नहीं किया जा सकता है, हजार्ड को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है, देन ही कैन स्टॉप द वर्क। सो कितने टाइप के परमिट हैं अगर इस पे हम बात करें तो बेसिकली, हाँ, हमारे हमारे एरिया में 6 टाइप के परमिट ही डिफाइन किए गए हैं: हाइट वर्क, हॉट वर्क, जनरल वर्क, केमिकल वर्क, कन्फाइंड स्पेस या इलेक्ट्रिकल वर्क। अदर अदर और अदर इंडस्ट्रियों में जहाँ रातों दिन काम होता है वहाँ नाइट स्पेशल नाइट परमिट भी होता है, या वीकेंड पे जो काम होता है वहाँ वीकेंड परमिट भी होता है। सो परमिट कैन बी डिफाइन अकॉर्डिंगली किस टाइप का काम है, नॉन रूटीन काम है, किस टाइप का हजार्ड वर्क है, उससे रिलेटेड हम डिफाइन कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस हॉट वर्क परमिट। हॉट वर्क परमिट में यही कहा गया है कोई भी वर्क अगर 1.8 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड काम हो रहा है तो वर्क एट हाइट कंसीडर किया जाए। मींस सिंपल सी बात है, अगर वर्कर खड़ा है, एम्प्लॉय खड़ा है और उसके हैंड से अप्रोच होके काम हो जा रहा है तो वर्क एट हाइट नहीं है। लेकिन अगर उसने अप्रोच किया, पैर भी उठाया, कहीं पैर एक छोटे से स्टूल पे भी रखा, सो दैट विल बी कंसीडर्ड एज ए हाइट वर्क परमिट। इन दैट केस permit should be taken. Issuer should issue the permit and acceptor should accept the permit. And what is on the basis of the hazard elimination. So what may be the, you can see, आप लोग देख सकते हो यहाँ फिगर से क्या सिचुएशन है, ये क्या सिचुएशन है, दैट इज नॉट सेफ। तो क्या खतरा हो सकता है हाइट वर्क में? फॉल होना, स्लिप कर जाना आदमी का, या जिस स्ट्रक्चर पे वो खड़ा है वही स्ट्रक्चर गिर जाना, तो भी गिरना है, या वो स्ट्रक्चर पे खड़ा होकर काम कर रहा है, ऊपर से कोई और मटेरियल उसके ऊपर गिर जाना, तो फिर उसके बाद मटेरियल गिर जाए तो सब कुछ कोलैप्स कर गया, स्कैफोल्डिंग सब कुछ
कोलैप्स कर गया, या फ्लोर के ओपनिंग में काम कर रहा है, कोई दौड़ के आया और सीढ़ी से टकरा गया तो सीढ़ी तुम वो भी गिर गया। सो ओवरऑल जो हाइट वर्क है उसका खतरा है गिरने का खतरा, सिर्फ और सिर्फ गिरने का खतरा है, या तो मटेरियल का गिरना, या पर्सन का गिरना, या स्ट्रक्चर का गिरना, या कोलैप्स हो जाना, या लैडर का गिरना। गिरने का खतरा है, उसको मिनिमाइज करना ही थ्रो परमिट वर्क किया जाता है। क्या क्या सेफ्टी मेजर्स करते हैं? हाँ, कोशिश ये करते हैं कि अप्रोप्रिएट इसका फोल्डिंग हो, प्लेटफॉर्म हो, प्लेटफॉर्म बिल्कुल फिक्स्ड हो, प्लेटफॉर्म ये नहीं कि हिल रहा है, प्लेटफॉर्म को ऊपर रहते रहते वो मूव कर रहा है। फुल बॉडी हार्नेस या लाइफ लाइन होना चाहिए, सेफ्टी शूज यूज करे, सेफ्टी बेल्ट यूज करे, सेफ्टी हेलमेट लगाए चिन स्ट्रिप के साथ। ऑल फ्लोर ओपनिंग टू बी प्रॉपरली कवर्ड विद ग्रिल। मंजिल के ये नहीं कि ओपन में है और थोड़ा सा भी कोई आके टकरा गया तो नीचे गिर गया। स्टैंड पे काम, लैडर पे खड़े होके काम नहीं करना है। लैडर पे खड़े होने का है 3 पॉइंट कांटेक्ट, दोनों पैर एक हाथ अगर कांटेक्ट में है तो ही लैडर पे काम करोगे, अदरवाइज कभी काम नहीं करोगे। एल्युमिनियम या जो कोई भी लैडर आपको ऐसा नहीं यूज करना जो पेंटेड हो, पेंटेड लैडर यूज नहीं करना है, चेक करना है, इंस्पेक्शन करते रहना है इन सब चीजों का, कि बॉडी हार्नेस या सेफ्टी बेल्ट, लाइफ लाइन, इन सबको इंस्पेक्ट कर परमिट के थ्रू इंस्पेक्ट करके ही काम स्टार्ट करना है। नेक्स्ट है हॉट वर्क परमिट। हॉट वर्क परमिट क्या है? एनी वर्क जिसके चलते हीट, फायर, फ्लैश, स्पार्क, आर्क या टेम्परेचर बढ़ जाना, वो सब हॉट वर्क परमिट के अंतर्गत आता है। इसमें और क्या हो सकता है? जैसे बिल्डिंग का वर्क हो, कटिंग का वर्क हो, ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग, सैंड ब्लास्टिंग। आईएस हम कोड कहता है सैंड ब्लास्टिंग कम्स अंडर द हॉट वर्क परमिट। तो ये सब हॉट वर्क के अंतर्गत आते हैं। इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग द प्रोसेस, उसमें क्या करते हैं, दो मेटल्स को हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक आर्क के थ्रू हम ज्वाइंट कराते हैं। क्या क्या हजार्ड हो सकते हैं, हमें फिगर आउट करना है क्या हजार्ड है। हजार्ड है टॉक्सिक फ्यूम्स निकलते हैं, डेंजरस फ्लैशेस होते हैं, बर्न इंजरी भी हो सकती है, फाइन स्प्लेसेस के चलते नियर बाई में आग लग सकती है, इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है, मेटल के शार्प एज या रस्ट हो जंग लग सकते हैं, इससे चले चोट लग सकती है। इनके चलते हम क्या करते हैं, क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस ले सकते हैं? बिल्डिंग हमेशा जो करनी है ओपन एरिया में, खुले एरिया में करनी है। नियर बाई फायर एक्सटिंग्विशर रखना है, कोई आग ना लग जाएगा, कोई आग लग रही है तो उसको एट द टाइम हम एक्सटिंग्विश कर सकें। बेल्टिंग आर को डायरेक्ट नहीं देखना है, फेस शील्ड का यूज करना है, हेलमेट, शूज, बेल्टिंग कंपलसरी है यूज करना। लेदर जैकेट भी, लेदर वियर पहन लेना चाहिए, हैंड ग्लोव्स यूज करना चाहिए जिससे कोई बर्निंग इंजरी ना हो। और गैस कटिंग द प्रोसेस, कटिंग ऑफ मेटल को हम दो या दो से अधिक पार्टों में काटते हैं, कि जिस या तो एल ड्राई एसिटिलीन या एलपीजी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, कंप्रेस्ड ऑक्सीजन के सहारे हम करते हैं। इसमें क्या खतरा है? इसमें भी टॉक्सिक फ्यूम्स निकलते हैं, फ्लैश नहीं होते हैं, बर्न इंजरी हो सकती है, फाइन स्प्लेसेस हो सकते हैं, या मेटल शार्प हो सकते हैं जिससे चोट लग सकती है। हमें क्या सेफ्टी मेजर्स लेने हैं? हमें सेफ्टी मेजर्स से लेने हैं कि सिलेंडर्स पे फ्लैश बैक अरेस्टर्स लगाने हैं, कटर पे एनआरबी नॉन रिटर्निंग वार लगाने हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स नियर बाई रखना है। अगर छींटे पड़ के कहीं भी आग नियर बाई कोई फ्लेमेबल या कंबसेबल मटेरियल है तो वहां आग लग सकती है, उस केस में हमें फायर एक्सटिंग्विशर नियर बाई या वाटर रखना है, वाटर के अरेंजमेंट रखना है। पीपीज पहने हैं, से हेलमेट, शूज, बिल्डिंग कट, अप्रॉन, ग्लव्स, गॉगल्स, फेस शील्ड, ये सब जरूर यूज करने हैं हमें हजार्ड से बचने के लिए। नेक्स्ट ड्रिलिंग। ड्रिलिंग आल्सो कम्स अंडर द हॉट प्रोसेस। हम किसी में होल करते हैं सॉलिड सब्सटेंस में या मेटल्स में मशीन के थ्रू, तो हम उसे ड्रिलिंग करते हैं। इसके खतरे क्या हो सकते हैं? डस्ट होता है, नॉइज होता है, इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है, फ्लाइंग पार्टिकल्स हो सकते हैं, फायर स्पेसेस हो सकते हैं, मेटल शार्प एज हो सकते हैं, या हैंड इंजरी हो सकती है। तो इसमें हम क्या सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं? ड्रिलिंग मशीन को हम प्रॉपरली चेक करते हैं, जिससे हम क्या ध्यान रखें कि इलेक्ट्रिक लूज वायर ना हो, इलेक्ट्रोकेशन ना हो। हम पीपी यूज कर सकते हैं, हेलमेट, शूज, मास्क, गॉगल्स, या नॉइज भी है तो ईयर मफ एंड कॉटन हैंड ग्लव्स एक्सेट्रा हम यूज करते हैं। ग्राइंडिंग द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ लेयर ऑफ मेटल सरफेस या शार्प एजेस ऑफ
मेटल यूजिंग ए ग्राइंडिंग व्हील के थ्रू हम एक लेयर को हटाते हैं। इसके हजार्ड्स क्या हो सकते हैं? कट हो सकता है, बर्न हो सकता है, स्पार्स हो सकते हैं, फ्लाइंग पार्टिकल्स, डस्ट, ब्रेकिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील्स, जो बहुत बड़ा खतरा होता है कि ग्राइंडिंग व्हील टूट जाता है, फेस पे आके लग जाता है, तुम्हें पूरा फेस शील्ड लगाना है, एंड नॉइज, आवाज तो होती है। हमें क्या सेफ्टी मेजर्स लेने हैं? हमें सेफ्टी मेजर्स लेने हैं, ग्राइंडिंग व्हील लगा होना चाहिए, ग्राइंडिंग व्हील डायरेक्ट नहीं यूज करना चाहिए, वर्कर्स ओपन करके डायरेक्ट यूज करने की कोशिश करते हैं, उस पर ध्यान रखना है। फायर फाइटिंग अरेंजमेंट नियर बाय होना चाहिए, आग लगने की संभावना है, स्पार्क्स जनरेट होंगे, नियर बाय अगर कोई कंबस्टिबल फ्लेमेबल मटेरियल रखा है तो जम सकती है। ग्राइंडिंग मशीन को रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए कि कहीं उसमें वायरिंग लूज तो नहीं है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। और बाकी पीपीज, इलेक्ट्रिक शूज, सेफ्टी हेलमेट, नोज मास्क, कॉटन हैंड ग्लव्स, ईयर प्लग, गॉगल्स एक्सेट्रा यूज करना चाहिए। सैंड ब्लास्टिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, पेंट की लेयर को रिमूव करते हैं थ्रू सैंड एंड रस्ट। सो ये भी हॉट वर्क के अंतर्गत आता है। इसके हजार्ड्स क्या हैं? नॉइज होता है, हाई प्रेशराइज हॉस पाइप होती है, फ्लाइंग पार्टिकल्स होता है, एक्सप्लोजन हो सकता है। सो इसके लिए सेफ्टी मेजर्स क्या ले सकते हैं कि अब छेड़खानी नहीं करनी है, एक दूसरे के ऊपर हंसी मजाक नहीं करनी है, ट्रेंड वेल ट्रेंड पर्सन ही काम करे इसमें, एंड पीपीज यूज करे, सेफ्टी शूज, हेलमेट, नोज मास्क, गॉगल्स, ईयर प्लग एक्सेट्रा यूज करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज द थर्ड वन इज द जनरल और कोल्ड वर्क। जनरल परमिट, जैसे हम छोटे मोटे काम को करना करते हैं, जनरल काम में आते हैं, जैसे ब्रिक वर्क, मशीनरी, स्टैकिंग ऑफ मटेरियल, हाउस कीपिंग, कारपेंटरी, फिटिंग, मोटर रिपेयरिंग उसी जगह पे कर रहे हैं, तो ये सब कम जनरल वर्क परमिट में आते हैं। जनरल वर्क परमिट में भी खतरे हैं, डेंजर हैं, आप देख सकते हैं ये इस टाइप का काम कर रहे हैं, सो दैट नॉट गुड। सेफ्टी से करना है, प्रिकॉशंस लेके करना है। क्या हजार्ड हो सकते हैं? इंजरी हो सकती है, बॉडी इंजरी हो सकती है, आदमी गिर सकता है, मटेरियल गिर सकता है, किसी स्ट्रक्चर से टकरा सकता है। पीपीई यूज करने हैं, सेफ्टी शूज, सेफ्टी हेलमेट, पीवीसी कॉटन हैंड ग्लव्स, गमबूट एक्सेट्रा यूज करना है। फोर्थ वन इज द केमिकल और एसिड वर्क। उससे रिलेटेड अगर केमिकल या एसिड वर्क से रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग या स्टोरिंग कर रहे हैं तो उसके लिए हमें परमिट लेनी होती है, वो केमिकल या एसिड वर्क परमिट कहलाती है। क्या खतरे हो सकते हैं? कोई केमिकल्स को आप हैंडल ठीक से नहीं कर रहे हैं तो फायर एंड एक्सप्लोजन हो सकता है, टॉक्सिक फ्यूम निकलती हैं, स्किन एंड बर्न हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है, सफोकेशन हो सकती है, अनकॉन्शियसनेस हो सकती है। इन सब को खतरों से बचने के लिए परमिट लेके ही ऐसे हमें काम करना चाहिए, और सेफ्टी मेजर्स अपने फुल बॉडी अप्रान के साथ काम करना चाहिए, फुल पीपी के साथ ही काम करना चाहिए। केमिकल्स का एमएसडीएस मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट को आपको चेक कर लेना चाहिए, उसमें क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस मेंशन्ड हैं, क्या फायर फाइटिंग अरेंजमेंट है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज है, किस टाइप का नेचर का है, वो सब ध्यान में रखते हुए एमएसडीएस के हिसाब से ही फायर फाइटिंग और पीपी यूज करना चाहिए। confined space permit is a very crucial work। अगर इसको परमिट देने से पहले हमें ध्यान देना है कि कोई भी confined स्पेस हम वही कहते हैं जिसका डायमीटर 450 mm से कम हो या 18 इंच से कम हो। कोई ऐसा स्पेस जहां एक ही एंट्री और एक ही एग्जिट हो, वो भी 18 इंच से कम हो, तो क्या है, वर्कर क्या करते हैं, उस कन्फाइंड स्पेस या टैंकर में अंदर घुस जाते हैं, कभी कभी वहां बिल्डिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, और उसके अंदर क्या है, हजार्ड्स क्या हैं, लेस मीन्स ऑफ स्केप, एक ही रास्ता है आने जाने का, 8-10 लोग घुस गए, अगर कोई इशू आ गया तो 10 लोग एक साथ निकल नहीं पाएंगे, वेंटिलेशन नहीं होती है, वन ही है, रूफ पे कहीं कहीं खुले होते हैं या अपोजिट साइड में कहीं कहीं खुले होते हैं, इनएडिक्वेट इल्यूमिनेशन है, लाइट नहीं होती है, रोटेटिंग अंदर हो सकता है, रोटेटिंग ऑब्जेक्ट हो, या अंदर टॉक्सिक गैसेस, डस्ट हो, रस्ट हो। तो हमें क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना है? पहले तो कन्फाइंड स्पेस में काम करने से पहले ऑक्सीजन लेवल चेक करना है, या कोई अदर टॉक्सिक फ्यूम्स या गैसेस अदर और कोई तो नहीं है। ये 100% मेक श्योर करके ही किसी को अंदर घुसाना है, परमिट देना है, अदरवाइज परमिट नहीं देना है अगर आपको पता नहीं है कि अंदर क्या है। स्काबा होना चाहिए, अगर आपको फिर भी काम करवाना है और आप श्योर नहीं है, देन स्काबा पहनाओ फिर अंदर घुसाओ। सेफ्टी प्रिकॉशंस बाकी आप ले सकते हो। हाँ, अंदर की लाइट आपको सिर्फ 24 डीसी लाइट सप्लाई ही देनी है। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा अगर हम वोल्टेज यूज करेंगे तो वो हमारे लिए ही नुकसान है। 24 वोल्ट डीसी इज सेफ, कोई टेंशन नहीं है, इसलिए 24 वोल्ट का ट्रांसफार्मर आता है, छोटा सा आता है,
छोटा सा वो आता है, उसको लगा के ही 24 वोल्ट में कन्वर्ट करके ही अंदर जाने देना है। कोई इसमें वो नहीं लेना है कि परमिट पे साइन कर दिया चलो नहीं है मंगा लेंगे, नहीं, इट शुड नॉट बी अलाउड। अगर 24 वोल्ट नहीं है देन डोंट अलाउ। रिफ्लेक्शन, लाइट रिफ्लेक्शन का यूज करो, बट उससे ज्यादा बिल्कुल मत दो, अदरवाइज इलेक्ट्रोक्यूशन होने के पूरे चांस होते हैं। लोटो होना चाहिए कि उस सिस्टम में घुसाया तो लोटो पे साइन करवा लो, लॉग आउट टग आउट, कि ऐसा ना हो कि वो सिस्टम आप रिपेयर मेंटेनेंस में कर रहे हो, उस सिस्टम को किसी ने ऑपरेशन मोड में डाल दिया। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। कन्फाइंड स्पेस में बहुत क्रूशियल वर्क है। कन्फाइंड स्पेस में आप देख सकते हो जैसे ये टैंक है और ये यहाँ इसने बिल्डिंग काम करने लगा, तो क्या करना है, इस मैन होल से इसने घुसा, लैडर लगाया, ठीक, आपने उतार दिया नीचे, काम कर रहा है ये बंदा। यहाँ पर इसको आप स्काबा दे के ही काम कराओगे या मेक श्योर करोगे, और फिर फ्यूम्स को निकालने के लिए एक्सट्रैक्टर, गैस या फ्यूम एक्सट्रैक्टर लगा के, एक पंप लगा के उसे एक्सट्रैक्ट करने की व्यवस्था करोगे, या फिर कोई और वेंटिलेशन की व्यवस्था करोगे। इस बंदे को लाइफ लाइन से बांध रखे हो आप, और एक स्टैंड बाय वॉचर होना चाहिए जो उससे कंटिन्यू बात करता रहे। अगर वो वहां बात नहीं कर पा रहा है, रिप्लाई नहीं कर पा रहा है, देन यू हैव टू एक्टिवेट द इमरजेंसी। इमरजेंसी में उसे बाहर निकालना है आपको। उसकी कुछ, अगर वो रिप्लाई नहीं कर रहा है, आपसे ठीक से बात नहीं कर रहा है, उसको कुछ दिक्कत हो रही है, मे बी अंदर ऑक्सीजन की कमी हो या कोई और विषैली गैसेस हो। कन्फाइंड स्पेस परमिट बिल्कुल मस्ट है, चेक करना है। परमिट तभी देना है जब अंदर का ऑक्सीजन लेवल श्योर हो, अदरवाइज सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग apparatus ले जाके ही काम करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक काम के लिए हम देते हैं, जैसे जो खतरे हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है, फ्लैश हो सकता है, आर्क फ्लैश हो सकता है, बर्न हो सकता है, फायर हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है, स्पार्क हो सकता है। हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक उसमें लोटो का यूज करना है, सेफ्टी शूज पीपीज यूज करने हैं, एलसीबी एमसीबी लगे होने चाहिए डिवाइसेस में। सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना है जिससे इलेक्ट्रिक हजार्ड से बचा जा सके। सो हम ये कह सकते हैं परमिट टू वर्क जो हमारा है, अगर हम परमिट इशूअर और परमिट एक्सेप्टर दोनों अच्छी तरीके से हजार्ड को एक्सेस कर ले सकते हैं, रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं, और अप्रोप्रिएट मेजर लेके रिस्क को, हजार्ड को मिनिमाइज कर सकते हैं, देन हमारे किसी भी नॉन रूटीन वर्क में कोई भी एक्सीडेंट होने के चांस खत्म हो जाते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो परमिट टू वर्क है सिस्टम है, ये एक्सीडेंट को हमारे वर्क प्लेस पे रोकता है। और हमारे सेफ वर्क परमिट इज यूजफुल फॉर द सेफ्टी ऑफ द पर्सन in charge of the work, safety of the person in charge of the process, and risk management of the process and equipment। तो इससे मैन, मटेरियल एंड मशीन सब कोई बच जाता है। सो हम ये सब कह सकते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, एक डॉक्यूमेंट बना लिया, नहीं, सेफ्टी मेजर्स को फुलफिल करने का एक डॉक्यूमेंट है जो कि बहुत सेफ्टी के लिए जरूरी है, अन वर्कर के लिए जरूरी है, मैन, मशीन और मटेरियल के जरूरी है। थैंक यू सो मच। वैलिडिटी ऑफ द परमिट, बहुत बार क्वेश्चंस आता है कि ये हमने परमिट बना दिया, 1 महीना चलेगा। नो, परमिट इज वैलिड ओनली फॉर 8 आवर्स, बट इट वैरीज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। हम किस ऑर्गेनाइजेशन में है, वहाँ का कल्चर कैसा है, और वहाँ के परमिट सिस्टम क्या है, वहाँ का एसओपी क्या है। बट जो आईएस कोड है वो हमारा कह रहा है कि अगर हम सेम जगह, सेम वर्क, सेम टाइम के लिए सेम पर्सन्स के द्वारा हो जा रहा है, तो उस परमिट को हम मैक्सिमम 7 डेज तक चला सकते हैं। बट फॉर बीइंग ए सेफ्टी प्रोफेशन, हम किसी भी परमिट को 8 आवर्स से ज्यादा अलाउ नहीं करते हैं। 8 आवर्स के बाद में फिर से उसको एक और शिफ्ट के लिए रिन्यू किया जा सकता है, बट रिन्यू तभी होगा जब रिस्क असेसमेंट होगा, हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन होगा, इशूअर के साइन होंगे, क्योंकि शिफ्ट चेंज हो गई, सुपरवाइजर चेंज हो गया, वर्कर भी हो सकता है जो काम कर रहा है वो भी चेंज हो गया हो। सो क्लियरेंस एवरी शिफ्ट में लेनी है, तभी परमिट को एक्सटेंड करना है, अदरवाइज न्यू परमिट बनाना है। आफ्टर वर्क यू हैव टू सरेंडर द परमिट। परमिट काम हो जाने के पर परमिट को सरेंडर करने का प्रोसेस होना चाहिए। जो तीनों कॉपीज हैं उसको सरेंडर करना चाहिए
सुपरवाइजर के साइन होने चाहिए एंड क्लियरेंस होने चाहिए, जो शिफ्ट इंचार्ज या प्रोसेस इंचार्ज है उसका क्लियरेंस होना चाहिए कि हाँ प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, नाउ वर्क प्लेस इज फ्री फ्रॉम हजार्ड, कोई खतरा नहीं है, सब कुछ चेक कर लिया गया है, एवरीथिंग इज ओके, देन परमिट शुड बी क्लोज एंड रिटर्न एंड इट शुड बी सरेंडर्ड. So thank you so much. If there are any questions, please email us. Thank you so much.